रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजय अपनी पत्नी अनुराधा के मरने के बाद अपनी 5 बेटियों को अकेले नहीं संभाल सकता था, जिसके चलते उसने अनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी करी और अपनी 5 बेटियों की सौतेली माँ को उनकी देखभाल के लिए घर में लेकर आया। ऐसे ही एक सुबह जब अजय अपने काम के लिए घर से निकल जाता है तो पीछे से अनीता अपनी बड़ी बेटी काजल, जो कि 15 साल की थी, उसे बुलाकर बोलती है, काजल बेटी, तुम्हारी बहनों और तुम्हें नाश्ते में क्या खाना है? जो पसंद है मैं वही बना दूंगी। आप हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अगर आपने मुझे और मेरी बहनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी ना तो मैं सबको बता दूंगी। काजल इतना बोलकर अपने कमरे में अपनी छोटी बहनों के पास चली जाती है। उसकी बाकी की 4 बहनों में चौथे नंबर की निधि 12 साल की थी, तीसरे नंबर की साक्षी की उम्र 10 साल थी और दूसरे नंबर की पीहू सिर्फ 5 साल की थी और सबसे छोटी अभी बस 1 साल की थी। ऐसे ही कुछ देर में काजल रसोई से अपनी छोटी बहन के लिए दूध की बोतल लेने के लिए आती है, लेकिन पतीला गर्म होने की वजह से सारा दूध जमीन पर गिर जाता है। इतने में ही वहाँ अनीता आकर बोलती है, हाय राम, ये दूध गिर गया। काजल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हटो वहाँ से, तुम्हें लग जाएगी। आप हटिए यहाँ से। आपने ये सब जानबूझकर किया था ना? आपको पता था मुन्नी के दूध पीने का समय हो गया है, फिर भी आपने ऐसा किया? नहीं बेटा, मैंने मुन्नी के लिए हल्का गर्म दूध पहले ही निकाल लिया था। तुम एक बार मेरे से पूछ लेती तो मैं बता देती ना। भूलिए मत कि हमारा घर है, आप यहाँ आई हैं, तो हम आपसे पूछकर कुछ नहीं करेंगे। जोर से आवाजें आने पर पड़ोस में रहने वाली शारदा घर में आती है और काजल से बोलती है, काजल बेटी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आंटी जी, ये देखिए, हमारी सौतेली माँ ने मुन्नी के पीने के लिए दूध भी नहीं रखा, जानबूझकर गरम खौलता दूध रखा। उसको उठाते समय मेरा हाथ जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा ऐसा नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही? अरे माना बिन माँ की बच्चियाँ हैं, लेकिन कम से कम इनके साथ ऐसा सलूक तो मत रखो। सौतेली हो तो क्या सौतेलापन दिखाकर ही मानोगी? आओ काजल, मैं तुमको अपने घर से दूध दे देती हूँ। इतना बोलकर शारदा काजल को अपने साथ ले जाती है और अनीता वहीं खड़ी आंसू बहाती रह जाती है। गुजरते वक्त के साथ काजल के मन में अनीता के लिए नफरत बढ़ती जाती है। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। काजल अब 20 साल की हो गई थी, जिसके चलते एक दिन अनीता अपने पति अजय से कहती है, जी सुनिए, काजल अब बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता देखिए अच्छा सा। बेटी की शादी नहीं करनी क्या? हाँ, तुम सही कह रही हो, करनी तो है। काजल ये बात सुन लेती है, जिस पर वो उसके सामने आकर कहती है, आपको मेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ताकि मेरी शादी होने के बाद आप मेरी बहनों को टॉर्चर कर सके। काजल, ये कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है और अपनी बहनों के लिए माँ मैं ही हूँ, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। काजल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर में अजय की दूसरी बेटी निधि वहाँ आती है, जो अपने पापा से बोलती है, पापा, मुझे एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, तो 2000 रुपए दे दो। बेटी, मेरे पास इस वक्त तो नहीं है पैसे। अरे कोई नहीं, मेरे पास है, मैं ला कर देती हूँ निधि बेटी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो पैसों से मतलब है। अनीता कमरे से पैसे लाकर निधि को देने लगती है। तभी काजल आकर उसे रोकते हुए कहती है, निधि, ये पकड़ पैसे, और तुझे और पैसे चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, किसी अनजान से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। निधि काजल से पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और काजल भी वहाँ से चली जाती है। तभी अनीता आंखों में आंसू लिए अपने पति से बोलती है, आखिर कब तक ये मेरी 5 बेटियां मुझे सौतेली माँ मानेंगी? मेरे अंदर कोई कमी है, इसलिए भगवान ने ना मुझे खुद की संतान दी, ना ही मैं इन 5 की माँ बन पाई। तुम दिल छोटा मत करो, एक दिन ये 5 समझ जाएंगी कि तुम्हारे जितना प्यार तो इनकी सगी माँ भी इनसे नहीं कर पाती। अजय अनीता को संभालता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। निधि काजल तो अनीता से वैसे ही उखड़ी उखड़ी रहती थी। साक्षी और पीहू भी अनीता से कुछ खास लगाव नहीं रखती थी। बस सबसे छोटी मुन्नी ही
अपनी सौतेली माँ के साथ बड़े प्यार से रहती थी। ऐसे ही एक शाम मुन्नी को घुमाने के लिए अनीता अपने साथ ले जाती है और पीछे से काजल निधि और साक्षी से मुन्नी के बारे में पूछती है। निधि, साक्षी, कहाँ खोई रहती हो तुम दोनों? तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी छोटी बहन भी है जो अभी बस 5 साल की ही है। कहाँ है वो? अरे मैं तुम्हें उसका ध्यान रखने को कह के गई थी ना, बोलो। माफ कर दो दीदी, मैं जरा अपना एक काम करने गई थी। उसी समय मुन्नी यही हॉल में खेल रही थी। मैं भी अपना एक काम करने में बिजी हो गई थी। सॉरी दीदी, चलो ना गली में देखते हैं। तीनों बहनें आसपास और गली मोहल्ले में मुन्नी के बारे में पता करती हैं, लेकिन किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चलता। तीनों बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने पिता को भी कॉल करके घर बुला लेती हैं। तभी घर के दरवाजे से अनीता मुन्नी के साथ खिलखिलाते हुए आती है। ये देखकर काजल को गुस्सा आता है और वो जल्दी से मुन्नी को अनीता की गोद से नीचे उतारते हुए बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मर्जी के बिना मेरी बहन को कहीं ले जाने की? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या आप उसकी जिम्मेदार होती? अरे काजल बेटी, ऐसे कैसे कुछ होने देती मैं अपनी मुन्नी को? मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन सौतेली, और हमने देखा है सौतेली माँ तो खुंदस में अपनी सौतेली बेटियों को भी बेच आती हैं। निधि, ये क्या बकवास कर रही हो? सही कह रही है वो। अगर आज मुन्नी को एक खरोच भी आ जाती तो मैं इन्हें जान से मार देती। अरे अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो अपने बच्चे कर लेने चाहिए थे ना। काजल की इस बात पर अजय उसको एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद काजल गुस्से में अपनी बहनों को लेकर कमरे में चली जाती है और बेचारी अनीता अपनी ममता के चलते फिर से सौतेली माँ होने का ताना सुनती है। वक्त गुजरता है। एक शाम अजय अपने घर से बाहर किसी काम से गया होता है और 5 बेटियों संग अनीता घर में अकेली होती है। रात के समय सभी अपने कमरों में आराम कर रहे होते हैं कि तभी घर में 2 चोर घुस आते हैं, जिसमें से एक चोर बोलता है, देख, इस घर में सिर्फ लड़कियां और एक औरत है, तो जल्दी से हाथ साफ कर ले। अगर पकड़े भी गए तो इनको चकमा देकर भागना आसान होगा। इतना बोलकर चोर पूरे घर में घूमते हुए कीमती चीजों को उठाना शुरू करते हैं। वैसे तो अनीता के घर में कुछ भी इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी चोर अच्छे से पूरे घर की तलाशी लेते हैं और चोरी करते हुए मुन्नी, पीहू और साक्षी के कमरे में आते हैं, जहां उनसे गलती से गुलदस्ता जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण साक्षी की आंख खुलती है और वो उठकर उन लोगों को अपने कमरे में देखकर बोलती है, दीदी, दीदी, यहाँ आओ दीदी। ए लड़की, एकदम चुप, वरना एक चाकू तेरी गर्दन में मारकर हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर दूंगा। चोर साक्षी की गर्दन पर चाकू रख देता है। इतने में काजल और निधि उठकर अपनी बहनों के कमरे में आती है। साथ ही अनीता भी उनकी आवाज सुनकर दौड़ कर आती है और चोरों को अपनी बहन की गर्दन पर चाकू रखा देखकर काजल बोलती है, छोड़ो मेरी बहन को, और देखो तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। ओए, मेरी बेटी को एक खरोच भी आई तो मैंने तुम्हारी जान ले लेनी है। साक्षी, पीहू, मुन्नी, बेटा घबराना मत, मम्मी यही है। ज्यादा बकवास मत करो, वरना एक चाकू में इसका काम खत्म कर दूंगा यहीं। तो मेरी बहन को मारेगा? दम है तो मुझे मार, मार साले। ऐसा बोलकर काजल आगे बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो चोर गुस्से में काजल की ओर बढ़कर उसको चाकू मारने को होता है। तभी अनीता बीच में आकर वो वार खुद पर ले लेती है। अनीता को घायल देखकर चोर जल्दी से वहाँ से भागते हैं और काजल अनीता को संभालते हुए बोलती है, माँ, आपने ये क्या किया? मैं जा रही थी ना साक्षी को बचाने के लिए। निधि, जल्दी से एम्बुलेंस बुला, माँ आपको कुछ नहीं होगा। अब अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है मेरी बच्ची, क्योंकि तूने मुझे माँ बोला है पहली बार। इस शब्द को सुनकर तो मुझे मेरी मौत भी इनाम लगेगी। अनीता इतना बोलकर बेहोश हो जाती है। उसकी तीनों बड़ी बेटियां उसको हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां अनीता की जान बहुत मुश्किल से बच पाती है, लेकिन उसको अपनी बेटियां जरूर मिल जाती है। साथ ही काजल और उसकी बहनों को भी ये एहसास होता है कि जिस माँ को उन्होंने सौतेला समझा, असल में तो उसने हमेशा उनको सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। शालू की शादी
ओम नाम के आदर्शवादी लड़के के साथ हुई थी, जो कि बहुत केयरिंग और हैंडसम था। शादी के बाद दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन शादी की रात वाले दिन शालू का एक बहुत बड़ा मजाक बन गया, क्योंकि जब ओम ने शालू का घूंघट हटाकर उसकी लंबी चोटी को खोला तो उसके बालों में से एक नकली चोटी अलग हो गई। ऐसे ही ओम को उसके छोटे बाल दिख जाते हैं, जिसे देखकर वो हंस के बोलता है, अरे शालू, तुम्हारे इतने छोटे बाल, मतलब शादी में जितनी भी फोटो में तुम्हारी लंबी चोटी आई है वो सब ऐसे ही थी, जबकि हकीकत में तो नहीं है। सही उल्लू बनाया है। हो गया आपका, मिल गई दांत फाड़ के खुशी। अरे लड़की के छोटे बाल नहीं हो सकते क्या? एक मिनट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहली बात तो ये कि मेरे बाल इतने भी छोटे नहीं हैं, एवरेज में है। दूसरा, ये चोटी लंबी थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और शादी में तो लगा सकते हैं, इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है। तीसरी ये कि इसमें मेरे भी बाल थे, और वैसे भी मेरे बाल पहले बहुत लंबे थे। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे कटवाने पड़े, और मुझे ये परफेक्ट लगते हैं। ओह, तुम्हारे इतने बड़े बाल थे। वेरी गुड जान, अच्छी बात है। आओ। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे जान, सॉरी ना, प्लीज मान जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नो, नहीं आना मुझे। ठीक है, तो मैं खुद आ जाता हूँ तुम्हारे पास। ये बोलकर ओम उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेकर लव यू कहता है, जिसके बाद उनकी रात और सुबह दोनों हसीन हो जाती है। अगले दिन जब वो मिरर के आगे बैठकर कॉम कर रही होती है, तभी वो अपने आप से बोलती है, भले ही मैं मान गई हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातों का थोड़ा बुरा तो लग रहा है। अब मैं उन्हें अपने यही बाल खूबसूरत, लंबे और घने करके दिखाऊंगी, फिर चाहकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मैं ही हूँ। कुछ देर बाद शालू अपनी सास कंगना के पैर छूती है और उसकी पसंद का खाना अपनी पहली रसोई में बनाती है, जिसे खाने के बाद ओम और कंगना उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तभी शालू बोलती है, थैंक यू माँ जी, और दो, आप खाइए ना, इतने से हो गया। अरे नहीं नहीं बहू, हो गया बस मेरा। लीजिए माँ जी, खाइए ना, और भी तो है। ओम, आपको खीर दूं, आप खाएंगे? नहीं नहीं शालू, मीठा कम ही खाता हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, मुझे आपसे वो, अरे पागल क्या कर रही है, पहले ओम जी को तो जाने दे तब बोलियो। अरे बहू, बोलते बोलते रुक क्यों गई? बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा माँ, शालू अब मैं चलता हूँ, लेट हो जाएगा वरना मेरे को। ठीक है बेटा, बाय। बाय बाय ओम जी। हाँ माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। अभी तो बोल रही थी कि कुछ नहीं बोलना, अब तो बोल रही है कि बोलना है, तो साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि क्या बोलना है? वो माँ जी, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए ना जिससे बाल लंबे हो सके। पर तेरे बाल सही तो हैं, फिर क्या करेगी बड़ा करके? वो माँ जी, मुझे ना लंबे बालों का बहुत शौक है। वैसे पहले तो मेरे बाल लंबे थे, लेकिन मैंने किसी दुख की वजह से कटवा दिए। अब कोई ऐसा तरीका बताओ ना जिससे मेरे बाल जल्दी से लंबे हो जाए। अच्छा ठीक है, एक रेमेडी है, मेरी माँ मुझे लगाती थी बचपन में, अब मैं तेरे लगा देती हूँ वही बनाकर। माँ जी, घरेलू उपाय है, पक्का असर करेगा ना? हाँ बहू, बहुत असरदार है। कुछ दिन बाद कंगना अपनी बहू के बाल बड़े करने के लिए प्याज के रस को नारियल के तेल के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर देती है, जिसके कुछ हफ्तों बाद ही उसके बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। ऐसे ही उस मिश्रण को 1 महीने लगाने से उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं और अब उसके बाल घुटनों तक आने लगते हैं। इस बीच उसने अपने पति के सामने अपने बालों का जोड़ा बनाकर रखा, ताकि उसे भनक ना हो और वो उसे अचानक दिखाकर सरप्राइज कर दे। ऐसे ही एक शाम उसका पति ऑफिस से घर आता है और शालू उसके हाथ से बैग लेकर रख देती है। डोर को बंद करने के बाद ओम बोलता है, क्या बात है शालू, अचानक से रोमांटिक क्यों हो रही हो? एक तो आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ऊपर से अगर मैं टाइम निकाल रही हूँ, पास आ रही हूँ, तो भी आपको दिक्कत हो रही है। खैर वो सब छोड़ो, जस्ट क्लोज टू मी। शालू उसके करीब आकर उसकी टाई पकड़कर खींचती है और उसके गालों को प्यार से पकड़कर बोलती है, ओम जी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू शालू,
वैसे आज तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू ओम जी, अभी मैं आपको और अच्छी लगूंगी। वो कैसे? मेरे बाल तो खोलिए जरा। ये बोलकर शालू बैक करके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ओम उसके जोड़े में से पिन निकालता है और उसके बहुत ही खूबसूरत लंबे बालों को देखकर एकदम हैरान होकर बोलता है, शालू ये तुम्हारे बाल हैं? इतने बड़े और लंबे? नहीं नहीं शालू, कहीं फिर से नकली बाल तो नहीं लगा लिए ना? तुम्हारी तो दोबारा बोला ना तो देख लेना। अरे शादी की रात तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना उस नकली चोटी को लेकर, लेकिन अब ये मेरे असली बाल हैं। देखो देखो, छू कर देखो, छूते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है छू रहा हूँ। अब ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके मत डराओ। ये बोलकर वो उसके बालों को टच करके उसके बालों की खूब तारीफ करता है। तभी शालू उसके मुंह पर अपने बाल झटकाते हुए बोलती है, देखा, उस दिन तुमने क्या कहा था कि मेरे बाल एवरेज नहीं, मेरे बाल छोटे हैं। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। तुम भी ना, उस दिन सॉरी बोल दिया था मैंने, फिर भी बाल बढ़ा कर ही मानी तुम। पता है तुम्हारे बाल मेरे मुंह पर आ गए थे। अभी कोई और लड़की करती तो फिदा हो जाते तुम उस पर। शालू इतना बोलकर चली जाती है। अगले दिन से वो अपने बाल खुले करके रखने लगती है। ऐसे ही अगले दिन वो जब खाना बनाकर अपनी सास को चावल परोसती है, तभी कंगना के पहले निवाले में ही उसे एक लंबा सा बाल मिलता है और उसकी सास ये देखकर बोलती है, बहू ये क्या है? मैंने तेरे लंबे बाल इसलिए करवाए हैं कि तू खाने में मुझे डाल कर दे ये। अब तो मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा। सॉरी माँ जी, गलती से आ गया होगा, मैं दूसरी प्लेट में देती हूँ आपको। नहीं, मुझे नहीं खाना इन चावलों को, गाय के आगे डाल दे, मुझे रोटी दे दे। जी माँ जी। और अगर दोबारा तेरे बाल मेरे खाने के अंदर आए ना तो अलग से बनवाऊंगी, साथ में तो सुनेगी मुझसे वो अलग। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही एक सुबह शालू बाल धोकर निकली ही थी कि टॉवल से उसके बाल साफ करते हुए शालू बोलती है, ये बाल इतने लंबे हो गए हैं कि मेरी तो संभाल में नहीं आ रहे हैं। इन्हें कॉम करते करते भी मेरी तो ऐसी कम तैसी हो जाती है। पता नहीं क्या उस दिन एक बाल टूटकर माँ जी की प्लेट में आ गिरा। हे भगवान, मैं इनसे परेशान होने लगी हूँ अब। ऐसे ही वो एक दिन खुद के लिए खाना परोसती है तो उसकी खुद की प्लेट में भी बाल आते हैं। और एक दिन हद तो तब हो गई जब वो ओम के साथ बाहर घूमने जाती है और उसके बाल उड़कर ओम के मुंह पर आते हैं। तभी ओम बोलता है, अरे शालू अपने बाल हटाओ ना यार, मुंह पर आ रहे हैं। ठीक से आइसक्रीम भी नहीं खा पा रहा हूँ मैं। आइसक्रीम कितनी बार बचाऊं? क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे? तुम्हें तो लंबे बाल चाहिए थे ना, तो बर्दाश्त करो अब। पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने ऐसा, गलती कर दी थी बोलकर। अभी तक सुन रहा हूँ, जिसकी माफी मैंने तब भी मांग ली थी। हाँ तो भुगतो। ओम बाइक चला ही रहा था कि शालू के लंबे घने बाल पीछे से एक बाइक सवार के मुंह पर आ जाते हैं, जिस वजह से उसकी बाइक डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। तभी पीछे से गाड़ी वाला एक इंसान ये देखकर ओम की बाइक रुकवा लेता है और वो आदमी बोलता है, अरे भाई साहब, आपको तमीज नहीं है क्या चलाने की? और आपकी मिसेस की वजह से देखिए लड़के का कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर भाई साहब, मैंने तो बाइक सही से चलाई थी और मेरी वाइफ आराम से बैठी थी। अरे आपकी मिसेस की इतनी खुली जुल्फों से उस बाइक वाले को कुछ दिखा ही नहीं और बाल उसके मुंह पर आ गए, तभी वो बाइक से गिर गया। भाई साहब जी माफ कर दीजिए, आपको पता है ना औरतों के शौक। मैं उसको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। भाई साहब जी, मैं माफी मांगती हूँ। ओम जी, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। देखा, तुम्हारे बालों से आज किसी का एक्सीडेंट हो गया। अरे कम से कम बालों को बांध तो लेती, पूरे खोलकर चलने की क्या जरूरत थी? तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में आऊंगा। ओम शालू को घर भेजता ही है कि पुलिस वाला आकर उसे रोक लेता है और एक्सीडेंट की वजह सुनकर वो शालू को खूब सुनाता है, जिसके बाद शालू को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो पुलिस वालों से माफी मांगती है। ओम भी उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका बिल भरता है। इन सब सिचुएशन को देखकर शालू अपने बाल कटवा लेती है और फिर से उसके बाल पहले जैसे छोटे हो जाते हैं। आलिया पार्लर से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी फ्रेंड भावना के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है। आलिया को मेकअप करना हद से ज्यादा पसंद था। आलिया अपनी फ्रेंड भावना को भी अपने साथ पार्लर में ले जाती है।
भावना उसके साथ ब्यूटी पार्लर जाते वक्त बोलती है। अबे यार, क्या मिल जाता है तुम लोगों को 4 किलो मेकअप पुतवा कर। मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुझसे। तेरे साथ साथ मुझे भी हफ्ते में 3 से 4 बार पार्लर आना पड़ता है। तो क्या हो गया, मैं तो यही बोलूंगी कि तू भी पार्लर में अपना मेकअप करवाया और मेरी तरह झकास दिखे एकदम। नहीं नहीं, मेरे से ये मेकअप शेकअप नहीं होगा, तू ही खुश रह। मुझे तो मेकअप करना बहुत पसंद है। अरे इतना पसंद है ना कि कोई मुझे कहे ना कि सारा दिन शीशे के आगे बैठकर मेकअप कर, तो भी कर लूंगी। अरे मैं तो मेकअप में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये बात कुछ काम की बोली तूने, क्योंकि आजकल सबको मेकअप और फैशन का पैशन है। तू इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। अरे मैं तो वर्ल्ड की सबसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और वैसे भी आज मैं अपने मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल के बाद ना उस पार्लर वाली से मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स की बात करने वाली हूँ। हाँ, बहुत सही है। चल, पार्लर भी आ गया, बातें करते हुए पता भी नहीं चला। इतना बोलकर भावना और आलिया दोनों ही पार्लर में जाती है। मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही 3 लोगों को वेटिंग में बिठाकर काम कर रही थी। उसके साथ उसने 3 लड़कियों को अपने पार्लर में सीखने के लिए भी रखा हुआ था। वो सभी किसी का नेल एक्सटेंशन कर रही थी तो किसी के हेयर कट कर रही थी। आलिया उन लोगों को देखकर बोलती है, देख भावना, यहाँ इन सारी लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट प्रीति सिखा रही है। वो ट्रेन कर रही है इन सबको। अरे यार, यहीं से सीख सीख कर आज वो यहाँ जॉब कर रही है। मैं भी इन्हीं की तरह सीखना चाहती हूँ। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मजा आता होगा ये सब करने में। चल तू पहले अपना नंबर लगा, नहीं तो पीछे से कोई हमारे आगे निकल जाएगा। ऐसे ही वो दोनों इंतजार कर रहे थे। तभी आलिया के बॉयफ्रेंड लकी का कॉल आता है। वो उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन आलिया उसे साफ मना कर देती है और फोन को कट कर देती है। लेकिन जैसे आलिया की फ्रेंड भावना थी, सेम वैसे ही लकी का फ्रेंड विकी भावना का बॉयफ्रेंड था। जब आलिया कॉल को कट करती है तो उसके बाद लकी विकी को भावना को कॉल करने के लिए बोलता है। विकी भावना को कॉल करता है और भावना विकी का कॉल रिसीव करके बोलती है, हेलो। हेलो भावना, आलिया तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, मेरे साथ ही है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसे लेकर तुम मेन रोड के पास वाले मॉल में आ जाओ ना। लकी को आलिया से मिलना है और मुझे भी तुमसे। अरे यार, हम किसी काम की वजह से बाहर हैं। वो काम खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तुम दोनों वहाँ से चले जाओ। यार हम दोनों यहाँ इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे बहाने ही खत्म नहीं हो रहे। ओ हेलो, मैं कोई बहाना नहीं कर रही। वो आलिया ने पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया है और हम वहीं हैं। आलिया भावना की बातें सुनकर उसके हाथों से फोन ले लेती है और विकी कॉल पर बोलता है, तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेकअप की पड़ी है। ओ मिस्टर, जरा जुबान संभाल कर बात करो। लड़कियाँ मेकअप और बॉयफ्रेंड दोनों को अपनी जगह रखती हैं और दोनों में बैलेंस बनाकर चलती हैं। और इस चीज को लेकर एक टाइम पर भावना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन मैं नहीं। तो अपने दोस्त लकी से बोल देना कि आलिया उससे ज्यादा मेकअप से प्यार करती है। आलिया इतना बोलकर कॉल को कट कर देती है। तभी भावना बोलती है, तूने उससे कुछ ज्यादा ही सुना दिया पागल। अब वो दोनों लंगूर नाराज होकर बैठ जाएंगे। उसने बोला कैसे कि बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेकअप पसंद है? मैंने तो सच ही कहा था, मेकअप पसंद है मुझे। जैसे वो दोनों बेवड़े, वैसे ही तू भी है। उन दोनों के पिनकाने पर पिनक जाती है। मैं मेकअप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। अगर आज मुझे सिर्फ मेकअप के लिए आना होता तो एक बार को मैं मेकअप स्किप करने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ अपने कोर्स के बारे में बात करने आई हूँ, तो बात बहुत जरूरी है। अब उन दोनों को कौन समझाए? जरूरत ही नहीं है समझाने की, समझ जाएंगे अपने आप। इतना कहकर आलिया अपना मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब करवाती है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट प्रीति से कोर्स के बारे में बात करते हुए बोलती है, मैडम, मैं भी ये कोर्स सीखना चाहती हूँ। आप मुझे कोर्स का ड्यूरेशन और फीस बता दीजिए। अगर सीखना चाहती हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग एंड कोर्स दोनों साथ में होगा। तुम्हें पूरा दिन यहाँ सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुमसे कोई चार्ज नहीं लूंगी। बस 6 महीने ट्रेनिंग और उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने ही पार्लर में जॉब पर रख लूंगी। बोलो, मंजूर है? वाओ, ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे लिए। मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूँगी। ठीक है, आप कल से ही शुरू कर दो। थैंक्स मैडम। इतना बोलकर आलिया और भावना खुशी खुशी घर आते हैं। आलिया अगले ही दिन से
कोर्स सीखना शुरू करती है, लेकिन वो इन सब के बीच अपने बॉयफ्रेंड लकी को पूरी तरह अवॉइड करती है। उसका कॉल नहीं उठाती और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई देती। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता है और लकी उससे बहुत परेशान हो जाता है। लकी भावना को कॉल करके आलिया से बात करवाने की कहता है। शाम को जब आलिया घर आती है, भावना उसका पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही होती है। भावना उसे देखते ही उसके साथ कमरे में जाकर उसे सारी बात बताती है। आलिया उसकी बात सुनकर बोलती है, अगर मैं उसका कॉल अटेंड नहीं कर रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, तो उसे समझना चाहिए ना कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी। देख, तेरी बात भी ठीक है, लेकिन उसे इस तरह सताना भी अच्छा नहीं है। उसने बताया कि आखिरी बार तूने पार्लर अपॉइंटमेंट वाले दिन ही उससे बात की थी और उस दिन उसने तुझे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तू गई नहीं। वो और विकी हम दोनों का रात तक इंतजार कर रहे थे। क्या रात तक? पागल है क्या वो दोनों? इसीलिए कह रही हूँ मैं कि एक बार बात कर ले उससे मिलकर। लेकिन कल तो बहुत काम है मुझे। हद करती है यार, एक दिन काम नहीं करेगी तो क्या चला जाएगा? तेरी मेकअप की दुनिया तबाह नहीं होगी। चल कोई नहीं, मैं उसे फोन करके बोल देती हूँ कि कल मुझसे मिले। हाँ ठीक है। इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद आलिया लकी को कॉल करके कल मिलने के लिए बोलती है। अगले दिन लकी उसका इंतजार कर रहा होता है। आलिया उसके पास आकर उसे बोलती है, बोलो लकी, क्या हुआ? मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो फटाफट से बता दो कि क्या बात करनी है। तुम कब से मुझसे ऐसे बात करने लगी आलिया? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ था। तुम इतना क्यों बदल गई आलिया? देखो, अगर तुम्हें यही बकवास करनी है ना, तो भगवान के लिए मेरा टाइम खराब मत करो। काश तुम ना ही आती तो अच्छा रहता। कम से कम मुझे ये सब सुनने को तो नहीं मिलता। मुझे तुम्हारे करियर से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ना हमेशा से यही ड्रामा रहा है। और एक बात ना कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, लेकिन मेकअप के बिना नहीं रह सकती। मेकअप मेरी दुनिया है, मेरा पैशन है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। ठीक है, फिर तुम मुझसे दूर ही रहो, लेकिन आगे बढ़कर मुझे दोबारा मत देखना। मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय बाय फॉरएवर। इट्स ओके, तुम खुश रहो। तुम्हारी ओर से ब्रेकअप, लेकिन मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक मेकअप आर्टिस्ट। इतना बोलकर लकी और आलिया अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। 6 साल बाद आलिया एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनती है और लकी भी एक बिजनेसमैन बनता है। एक दिन आलिया का इंटरव्यू टीवी पर देखकर लकी बहुत खुश होता है। आलिया इंटरव्यू में अपने मेकअप से ब्रेकअप तक की कहानी बताती है और वो अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट लकी को देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।